हेलो दगड़ियों। तो देखिए, आज से हम अपनी नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए। ठीक है, क्लास 10th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट की? विज्ञान की। और विज्ञान में हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? प्रकाश। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश चैप्टर जो है आपके पास, उसमें सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश बोलते किसे हैं। तो ये तो सबको बेसिक पता ही है कि प्रकाश क्या होता है। एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में हो तो किसी भी वस्तु को नहीं देख पाओगे। इसका मतलब अगर आपको किसी भी वस्तु को देखना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वो प्रकाश का होना ज़रूरी है। तो प्रकाश को अगर आपको क्या लिखना हो, इसकी परिभाषा लिखनी हो, तो क्या कैसे लिखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो वस्तुएं होंगी हमारे पास, जैसे मान लीजिए हम जिन वस्तुओं को हम देखना चाह रहे हैं, तो वस्तुएं भी हमारे पास दो तरीके की होती हैं। एक को बोलते हैं प्रकाशमान वस्तु या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरे क्या होते हैं? अप्रकाशमान वस्तु, या जिनको बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस। प्रकाशमान वस्तु वो होंगी जिनका स्वयं का प्रकाश होगा। तो स्वयं का प्रकाश जैसे सूर्य का, तारों का, ये हमारे पास प्राकृतिक स्रोत हो गए। लेकिन कुछ हमारे पास क्या होते हैं? मानव निर्मित स्रोत भी हैं, जैसे बल्ब, टॉर्च। तो इनका अपना प्रकाश होता है, इस वजह से इनको क्या बोला हमने? प्रकाशमान वस्तु। जबकि जो अप्रकाशमान वस्तु है वो आपको समझ में आ रहा होगा, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं है, यानी कि जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? अप्रकाशमान वस्तु। जैसे किताब, मेज, कुर्सी, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं से ही हमें पता लगता है कि जो प्रकाशमान वस्तु होगी वो हमें देखने में हेल्प करेगी, और अप्रकाशमान वस्तु वो देखने में हेल्प नहीं कर पाएगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो प्रकाश है वो क्या करेगा? ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसकी सहायता से हम क्या कर पा रहे हैं? किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं। और किसी भी वस्तु को देखने के लिए एक प्रकाशमान वस्तु का होना जरूरी है, जैसे सूर्य है हमारे साथ, हमारे उसमें या प्रकृति में। ठीक है, अब हमें देखना है कि प्रकाश जो है वो दो तरीके का नेचर शो करता है। ये हमारे पास नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास लाइट की जो प्रकृति को बता रहा है, वो दो तरीके की प्रकृति बता रहा है। एक को बोलते हैं हम पार्टिकल नेचर, कण प्रकृति, और एक को बोलते हैं हम वेव नेचर, तरंग प्रकृति। अगर देखिए आपके पास प्रकाश कण प्रकृति को शो कर रहा है, इसका मतलब वह हमेशा कैसे चलेगा? सीधी रेखा में। कोई भी कण होगा तो वो सीधी रेखा में ऐसे मूव करेगा। तो प्रकाश की कण प्रकृति हमें बता रही है कि जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जबकि जो तरंग प्रकृति है वो बताती है कि प्रकाश हमेशा तरंग के रूप में चलेगा। तो तरंग ऐसे कुछ बनती है, आपने पढ़ा होगा अपनी कक्षा 9वीं में। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया? प्रकाश की जो हमने प्रकृति देखी। देखो, अभी अगर हम आधुनिक भौतिकी में देखें, मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, तो प्रकाश क्या करता है? वो डुअल नेचर शो करता है, जिसको हम बोलते हैं द्वैत प्रकृति। मतलब वो दोनों प्रकृति को शो करेगा, कण प्रकृति प्लस तरंग प्रकृति। तो जो भी फिनोमिना, जैसे मान लो अभी हमें पढ़ना है कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। तो परावर्तन, अपवर्तन, जितने भी ये फिनोमिना हो रहे हैं, ये जिस प्रकृति से सॉल्व हो जाए उसी को हम कंसीडर कर लेंगे। तो ये हमारी मॉडर्न फिजिक्स की अप्रोच है कि वो बता रही है कि जो प्रकाश है वो दोनों नेचर शो करता है। ऐसे नहीं कि किसी एक ही नेचर को शो करेगा, दोनों नेचर को शो करेगा। जिस प्रकृति से जो अपना फिनोमिना सॉल्व हो जाए उसी को हम क्या करेंगे? उसी को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल बेसिक बात की है अभी इस चैप्टर को की शुरुआत में। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हमें जो देखना है कि प्रकाश के मुख्य गुण हैं क्या, मतलब हमें प्रॉपर्टीज़ देखनी है प्रकाश की क्या होती है। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि ये ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन करता है। अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है? जो इस तरीके से मूव करती है, यानी कि जो
जिनमें क्या होता है, कंपन जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत। ये आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा। तो ये बताता है अपने को वेव नेचर को, जो अभी हमने देखा। वेव नेचर मतलब तरंग प्रकृति को। और अभी देखा था सीधी रेखा में चलता है प्रकाश, वो कौन से केस में चलता है, जब कौन सा नेचर आता है, पार्टिकल नेचर या कण प्रकृति। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप निर्वात में देखोगे, वैक्यूम में, तो जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रकाश के मुख्य गुण याद रखने हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक बात थी। अब हम आते हैं अपने चैप्टर में, कि चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले हमें यही समझना है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखो, प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है जब भी प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पॉलिश की हुई सतह पे से टकरा जाए और उसी माध्यम में वो वापस लौट आए, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसका मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो इसको क्या बोलना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसको सिंपल तरीके से ऐसे याद रख सकते हो, इंग्लिश में बोलना थोड़ा आसान है। इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंस बैक कर जाना मतलब टकराया, सरफेस से टकराया, सतह से टकराया और वापस आ गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन देखो, प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास ये कोई सतह है, अभी इसको समतल दर्पण ना मान के आप कोई सतह मान लो, ठीक है, या मान लो आप ये एक कांच की सतह है, ठीक है। तो अगर मैं इस कांच की सतह का जो पिछला वाला हिस्सा है उसको क्या कर दूं, उस पर एक परत चढ़ा दें। क्या चढ़ानी है अपने को, परत। और जनरली जो परत चढ़ाते हैं वो चांदी या फिर एल्यूमिनियम की चढ़ाई जाती है। तो अगर पिछली सतह को चांदी या एल्यूमिनियम से उसकी परत चढ़ा दी जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये बन जाएगा हमारे पास समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण जो आप देखते हो जिसको हम बोलते हैं मिरर, तो ये मिरर जो होता है, और मिरर भी कौन सा हो गया, समतल का मतलब प्लेन मिरर। तो जो ये प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर की पिछली सतह आपने देखी होगी कि उस पर क्या होता है, एल्यूमिनियम या चांदी की परत चढ़ाई हुई होती है और उसके ऊपर पेंट भी कर देते हैं कि हम क्या कर पाएँ, इस चांदी और एल्यूमिनियम की जो सतह है उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ, बचा पाएँ। ठीक है, दूसरी चीज़, चांदी देखो महंगा होता है तो हम उसे जनरली नहीं यूज़ करते, हम किसको यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम की सतह चढ़ाते हैं। लेकिन चांदी जो होता है ना, वो सबसे अच्छा परावर्तक होता है, सबसे अच्छा हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, कि अगर आपको प्रकाश का परावर्तन देखना है तो उसके लिए जो पिछली सतह होनी चाहिए वो किसी भी, जैसे मान लो हमने कांच लिया तो उसकी सतह कैसी होनी चाहिए, वो परत चढ़ी हुई होनी चाहिए, किससे, चांदी या फिर एल्यूमिनियम से। ठीक है, या फिर आपके पास कोई भी चिकनी या पॉलिश की हुई सतह होगी तो उससे तो वैसे भी क्या हो जाएगा, आपका परावर्तन हो जाएगा। लेकिन हमें जो पढ़ना है, हमें दर्पण पढ़ना है अभी, तो दर्पण में हमारे पास जो पहले टाइप का दर्पण है जिसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, उसके लिए हमें ऐसा करना होगा। अब देखो, बार बार आप दर्पण को इस तरीके से नहीं दिखाओगे, तो समतल दर्पण को अगर दर्शाना है तो दर्शाने का तरीका क्या है, एक लाइन खींच दो और पीछे से ऐसी लाइन बना दो, तो ये हमारे पास क्या बन गया, समतल दर्पण। ये इसका क्या हो गया, फ्रंट, आगे वाला हिस्सा, और ये क्या हो गया, इसका पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हमें देखना है, देखो कि जो परावर्तन होता है ना, उसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम हमें पढ़ने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई समतल दर्पण है, ये हमारे पास है समतल दर्पण। अभी हमने इसको बनाने का तरीका देखा। तो समतल दर्पण पे मान लीजिए कोई करंट क्या होती है, आपतित होती है। आपतित होने का मतलब क्या हो गया कि ये कहीं से आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो आपतित किरण का मतलब इससे जो टकराई मिरर की सरफेस से, मिरर की सतह से, जहाँ पे टकराएगी उसको बोलना है अपने को आपतन बिंदु। फिर क्या होता है कि टकराने के बाद, अभी हमने पढ़ा परावर्तन में ये
वापस उसी माध्यम में आ जाएगी। वापस उसी माध्यम में आएगी तो मान लीजिए ये आ गई वापस। तो इस किरण को क्या बोलना है हमें? इसको बोलना है परावर्तित किरण। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी आपके पास आपतन बिंदु होगा उस पर आपको एक क्या खींच देना है? लंब। तो जो आप लंब खींचोगे इसको हमने क्या बोल दिया? इसको बोला अभिलंब। ठीक है। तो हमेशा देखिए जो आपतित किरण होती है वो अभिलंब के साथ जितना एंगल बनाएगी उसको डिनोट करेंगे हम आई से, और जितना एंगल बनाएगी किसके साथ? परावर्तित किरण के साथ, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आर। तो आई का मतलब हो गया आपतन कोण और आर का मतलब क्या हो गया? परावर्तन कोण। तो ये याद रखना है आपको, आपतित किरण हमेशा अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगी उसको आपतन कोण बोलेंगे, और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जितना एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। तो ये तो हमारे पास ये था कि जब हमारे पास रे किरण आके टकराएगी और वापस जाएगी तो उसका आप रे डायग्राम कैसे बनाओगे, तो बनाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके नियम समझते हैं। देखो नियम में आपको पहला नियम क्या लिखना है कि जो आपके पास आपतित किरण है, आप देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है, मतलब हमें अभिलंब को देखना है, आपतित किरण को देखना है और परावर्तित किरण को देखना है। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं ना, एक ही तल में स्थित होते हैं। आप सोच के देखो कि जैसे आपकी जो कॉपी है उस पर आके कोई लाइट रे टकराई और उसी से वापस चली गई, तो उसी पे आपने अभिलंब भी बना दिया। तो आप देखोगे जो सतह है वो एक ही है, यानी कि उसका जो तल है वो एक ही हो जाएगा। तो इसीलिए हम याद रखेंगे पहला नियम क्या बोल रहे हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट नियम। सेकंड नियम, दूसरा नियम हमें देखना है कि जो एंगल आई है, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये सदैव कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद होनी ही चाहिए। अब अगर आपको देखो परावर्तन के नियम समझ में आए हो तो आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि एक प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर इस प्रकार गिरती है कि वह दर्पण की सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो बताइए परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अब जल्दबाजी में आप ये मत करना कि एंगल आई को ले लिया 30 और एंगल आर का आंसर भी 30 करके आ गए, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं अगर आपके पास ये मान लो हमने अभिलंब बना दिया, उसने बोला है कि यदि एक प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर इस प्रकार गिरती है, ये आ गई आपकी आपतित किरण, कि वह दर्पण की सतह के साथ, देखो दर्पण की सतह ये है और इसके साथ इसने कितने डिग्री का एंगल बनाया? 30। तो हमने अभी पढ़ा था एंगल आई होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल। तो एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी? देखो यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो गया? 90। तो एंगल आई कैसे निकालोगे? 90 माइनस 30, और 90 माइनस 30 करते हो तो बोलो कितना आ जाएगा? 60। इसका मतलब हमारे पास एंगल आई कितना गिवन है? 60। तो बताइए परावर्तित किरण कितना एंगल बनाएगी? अभी हमने पढ़ा एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। इसका मतलब जो एंगल आर का आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो उम्मीद है आप कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब समझिए, देखिए अपने पास जो परावर्तन होता है जिसको हमने क्या बोला? रिफ्लेक्शन। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप का? एक को बोलते हैं नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन, जबकि दूसरे को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या विसरित परावर्तन। सिंपल है, देखो अगर ये आपके पास एक समतल दर्पण है या वो सतह है कोई आपके पास, ठीक है, लेकिन ये सतह कैसी है? समतल है और चिकनी सतह है। तो अगर आप यहाँ से क्या करते हो ना, तीन मान लो हमने तीन रे कंसीडर किए हैं, तीन किरणें ली हैं, तीनों किरणें एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। पैरेलल आएंगे तो देखो सबके लिए एंगल समान ही होगा। एंगल आई आर ये इसके लिए समान, इसके लिए भी समान होगा पैरेलल में। तो ये तीनों किरणें क्या होंगी? ये समानांतर ही चले जाएंगी। किसके बाद? परावर्तन के बाद।
तो अगर आपतित किरण एक ही दिशा में परावर्तित हो जाएं तो इसको हम क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। लेकिन जब आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखोगे, जिसको हम बोलते हैं विसरित परावर्तन, उस केस में क्या होगा, आपके पास जो सतह है वो कैसी है, वो खुरदुरी सतह है। और खुरदुरी सतह से अगर आप देखोगे हर जगह पे अभिलंब अलग अलग तरीके से बनेंगे। यहाँ पे अभिलंब ऐसा बन गया, तो यहाँ पे अभिलंब ऐसा बन रहा है, तो कहीं पे अभिलंब ऐसे बन रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके पास किरणें आई थी वो अलग अलग दिशाओं में चली जाएंगी। तो अगर परावर्तित किरण अलग अलग दिशाओं में फैल जाएं तो ऐसे टाइप के परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, विसरित या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इनके एग्जाम्पल बड़े इम्पॉर्टेंट हैं कि जो हमारे पास किरणें कैसी चलेगी एक ही दिशा में, वो केस किसका बनता है, समतल दर्पण का। लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपने सभी ने जैसे फिल्में देखते होंगे सिनेमा हॉल में जाके, तो सिनेमा की जो स्क्रीन होती है वो सिनेमा की स्क्रीन खुरदुरी सतह होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका प्रकाश की जो किरणें हैं वो अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। तो जो आपके लोग बैठे होते हैं वो पूरे हॉल में बैठे होंगे, पूरे हॉल में बैठेंगे तो हर एक को क्या होगी, स्क्रीन अच्छे से दिखाई देगी। लेकिन अगर वो सतह समतल और चिकनी होती तो उसके लिए लोगों को सिर्फ एक ही दिशा में बैठना होता है, जैसे यहाँ पे इसी दिशा में बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बड़ा हॉल है तो हर एक दिशा में लाइट रे ये किरणें पहुँच सकती हैं। तो इसीलिए जो विसरित परावर्तन है उसका एग्जाम्पल क्या होता है, सिनेमा स्क्रीन। ये आपको उसके लिए भी याद रखना है अपने बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमें देखना, देखो कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट थे जिनको हमने बोला था वस्तुएं, वस्तुएं हम देख चुके थे। अब हमें देखना है इमेज। इमेज का मतलब वस्तुओं के अब प्रतिबिंब बनेंगे। तो प्रतिबिंब हमारे पास दो तरीके से बनते हैं, एक को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज, और दूसरे को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है जिसको हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने कोई फ़ोटो खींची, तो फ़ोटो को आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हो, या उसका प्रिंट निकाल के क्या कर सकते हो, उस फ़ोटो को देख पा रहे हो आप। ठीक है, तो इसका मतलब आपने उसको क्या कर दिया, एक पर्दे पे प्राप्त किया, स्क्रीन पे प्राप्त किया। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है जिसको हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं उसका मतलब हो गया जिसको आप स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते जैसे क्या हो गया, मान लो आप मिरर के सामने खड़े हो, समतल दर्पण के सामने। तो जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो जब तक आप खड़े हो तब तक आपको आपकी इमेज या प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप हट जाओगे तो वो प्रतिबिंब भी वहाँ से हट जाएगा। इसका मतलब आप उसको हमेशा के लिए पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो जबकि वास्तविक प्रतिबिंब में वो पर्दे पे हमेशा प्राप्त होगा। जैसे मोबाइल पे आप बार बार अपनी फ़ोटो को देख सकते हो, लेकिन समतल दर्पण पे आप जो आपकी इमेज है, प्रतिबिंब है, उसको हमेशा नहीं देख पाओगे। जब तक उसके सामने खड़े रहोगे तभी देख पाओगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आपको ये ध्यान रखना, देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होगा। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि अगर आपको कभी भी इमेज बनानी है, मान लो मेरे को इमेज बनानी है या प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा दो किरणों की ज़रूरत पड़ेगी, दो किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमेशा ये याद रखना। अभी हम क्या करेंगे, इन सभी के डायग्राम बनाने हैं अपने को, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम जब भी आप बनाओगे तो आपको दो किरणों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखते हैं इसका यूज़ कैसे करोगे आप। मान लो हमें क्या करना है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया देखनी है। तो यहाँ पे लिखा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरणों का होना आवश्यक है। देखिए इसको समझते हैं। तो अगर मान लो आपके पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया बिंदु वस्तु। सपोज़ मान लो हमारे पास ये कोई मिरर है, ठीक है, ये हमने बना दिया मिरर। तो इस मिरर में आप एक चीज़ देखो,
मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक वस्तु रख दी, ये बिंदु वस्तु है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो मेरे को क्या करना है, इसका प्रतिबिंब देखना है वो कहाँ बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया 2 किरणों का होना आवश्यक है। मान लीजिए हमारे पास एक किरण चली गई इस तरीके से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो अभी हमने नियम पढ़े थे किसके, परावर्तन के। तो आप पहले यहाँ पे एक लंब बनाओगे, ये एंगल कितना बन गया, आई। तो जितना एंगल आई बना है उतने ही एंगल पे बताओ जो लाइट रे होगी या किरण जो होगी वो परावर्तित हो जाएगी। तो मान लो ये परावर्तित किरण बन गई आपकी आर, ठीक है। दूसरी चीज़ आप पहले ये भी समझ लो, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ। आप इधर ये देखिए कि हमने ये देखा था एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास जो आपतित किरण है वो ऐसे आ रही है लंबवत, ये आपतित किरण है। अगर ये आपतित किरण होगी तो आप ये बताओ लंबी यहीं पे बनेगा, लंबी इसी के ऊपर बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल आई कितना हो गया, ये बन जाएगा 0 डिग्री। 90 नहीं बनेगा क्योंकि हमेशा जो आपतित किरण होती है वो अभिलंब के साथ एंगल बनाती है। तो एंगल आई कितना बन गया 0, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब आपतित किरण अगर ऐसे आई है तो परावर्तित किरण भी इसी दिशा में आ जाएगी, लेकिन इसके कौन सी दिशा में चली जाएगी, इसके चली जाएगी विपरीत दिशा में। तो ये परावर्तित किरण इस दिशा में और आपतित किरण ये वाली दिशा में चलेगी। तो ये वाला भी आपको ये इम्पॉर्टेंट केस है, वो याद रखना है। तो अब आ जाइए नीचे, जो हम वो देख रहे थे कि किसी भी वस्तु का अगर मेरे को प्रतिबिंब बनाना है तो हम डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ये बताओ, अगर मान लो एक रे तो ये चलेगी, एक किरण ये, अब हमें कोई भी इमेज बनानी है उसके लिए 2 किरणों का होना आवश्यक है। तो मान लेते हैं एक दूसरी किरण ये चलेगी बिल्कुल लंबवत। अगर किरण लंबवत चली गई तो बताइए जो किरण होगी वो परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, इधर चली जाएगी वापस इसी दिशा में। तो ये हमारे पास परावर्तित किरण इधर गई और इससे परावर्तित जो किरण थी वो इधर चली गई। तो आपको इसको फर्स्ट रे और सेकंड रे दोनों को देखो जिनका परावर्तन हुआ है। क्या परावर्तन होने के बाद दोनों की दोनों रे जिस दिशा में जा रही हैं क्या वो कभी मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए किरणों का मिलना आवश्यक है, ठीक है। जहाँ पे किरणें मिल जाती हैं, अगर मान लो मिल नहीं रही है तो उनको हम दूसरी दिशा में मिलाने की कोशिश करेंगे। तो किरणें अगर मिल गई तो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखो ये इस दिशा में तो नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे ऐसे खींच लेंगे। मान लो मैंने इस वाली रे को इधर बढ़ा दिया आगे, और इसी तरीके से आप क्या करो, इस वाली रे को भी आगे बढ़ा दो। तो आगे बढ़ाने पे देखो ये इस पॉइंट पे जाके मिल रही है, तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया है। और ये आपके पास वस्तु थी, तो वस्तु ये और इसका प्रतिबिंब ये बन के आ गया। तो उम्मीद है आपको ये रे डायग्राम बनाना आया होगा। और आप अगर इसको क्या करोगे ना, इसका मेज़रमेंट करोगे, मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी ली है, तो ये वाली जो दूरी आएगी ये भी कितनी आ जाएगी, ये डी आएगी। इसका मतलब जो वस्तु की दूरी है और जो प्रतिबिंब की दूरी है ये दोनों बराबर होती हैं, किस में, समतल दर्पण में। क्योंकि हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, हमने यूज़ किया है समतल दर्पण, ठीक है। चलिए अब जैसे हमने बिंदु वस्तु के लिए क्या बनाया, ये डायग्राम बना के देखा। अब हम ज़रा देखते हैं विस्तृत वस्तु के लिए कैसे डायग्राम बनाएंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। फिर से वही केस, मान लीजिए हमारे पास ये कोई मिरर है, इस मिरर पे मान लो इस मिरर के ठीक सामने एक वस्तु ये रखी है, लेकिन बिंदु वस्तु नहीं है। अभी इसकी अपनी कोई हाइट है, मान लो इसकी जो हाइट है वो है h, ठीक है। तो ऊंचाई इसकी अगर h है तो आपके पास देखो अभी 2 बिंदु वस्तु बन के आ रही है, एक ये वाली एक ये वाली। क्यों, क्योंकि अगर आपको हाइट को देखना है तो आप उसका सबसे नीचे वाला पॉइंट और सबसे ऊपर वाले पॉइंट देखोगे। तो नीचे वाले पॉइंट से या ऊपर वाले पॉइंट से हमें क्या करना है, डायग्राम बना के देखना है। तो
पूरी वस्तु को नहीं देखना आपको, सिर्फ टॉप पॉइंट को और बॉटम पॉइंट, नीचे वाले पॉइंट को और ऊपर वाले पॉइंट को देखना है। तो देखिए जैसे अभी हमने डायग्राम बनाया वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं ऊपर वाला पॉइंट ले रहा हूँ। तो यहाँ मान लो यहाँ से एक लाइट रे कैसे चले गई, ये गई लंबवत। तो बताओ परावर्तन के बाद ये वापस इसी दिशा में आ जाएगी। एक लाइट रे मान लेते हैं ये चलेगी ये। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले लंब बनाना पड़ेगा। फिर अगर ये एंगल आई है तो परावर्तन वाला जो एंगल होगा वो भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला एंगल भी आर और आई आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वही केस अगर आप देखो, ये वाली फर्स्ट रे, ये सेकंड, ये दोनों इस दिशा में नहीं मिल पाएंगी तो इनको आगे ये बढ़ा दिया, इस वाली रे को भी आगे बढ़ा दिया। जहाँ पे ये मिल गई वहीं पे क्या हो गया, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ऐसे ही आप नीचे वाले पॉइंट के लिए करो। नीचे वाले पॉइंट के लिए अगर डायग्राम बनाओगे, मान लो एक बिल्कुल परपेंडिकुलर गई रे, परपेंडिकुलर गई तो इसी वाले पाथ पे ये वापस आ जाएगी। ठीक है, जहाँ से गई वहीं वापस। और दूसरा मान लो आपने एक रे ऐसे बनाई, तो यहाँ पे लंब खींचोगे, लंब खींचने के बाद ये आई तो इतने एंगल पे ये परावर्तित हो जाएगी। तो ये हो गया एंगल आर। ये दोनों किरणें 3 और 4 परावर्तन के बाद आपस में नहीं मिल पा रही हैं इस तरफ, तो इन दोनों को भी पीछे खींच दो। तो पीछे हमने बढ़ाया दोनों को, तो अगर आप देखोगे ये यहाँ पे जाके मिल गई। ठीक है, आप बना के देखना, डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। और उसमें क्या होगा, जो आपकी रे जहाँ पे मिल रही होंगी, ये मान लो यहाँ पे मिल गई, तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला दूँ तो ये आपके पास क्या बन गया, प्रतिबिंब। और अगर आप देखोगे ना डायग्राम में, ये वाली हाइट अगर h है तो ये वाली हाइट भी आपके पास क्या आएगी, h आएगी। मतलब जो आपकी वस्तु की ऊंचाई थी और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो दोनों कैसी हो जाएंगी आपके पास, वो सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको डायग्राम बनाने आया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है। चलिए, तो अब ज़रा जल्दी से ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास समतल दर्पण हमने देखा, उससे बने प्रतिबिंब की क्या मुख्य विशेषताएं हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और देखनी है जिसको हम बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन का मतलब होता है लेटरल इन्वर्जन। मतलब अगर आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, तो दर्पण के सामने अगर आप अपना दायां हाथ उठा के देखोगे तो जो प्रतिबिंब होगा वो उसका क्या दिखेगा, प्रतिबिंब का वो बायां हाथ होगा। यानी कि जो दायां भाग है अगर वो कैसा बन जाए, बायां प्रतिबिंब का, और बायां भाग क्या बन जाए, दायां प्रतिबिंब का, तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व परावर्तन। तो अगर हमें ये देखना हो कि समतल दर्पण ने जो प्रतिबिंब बनाया उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हो सकती हैं, तो पहली चीज़ तो अभी अभी हमने देखा था, 2 तरीके के प्रतिबिंब होते हैं, एक होता है आभासी और एक होता है वास्तविक। तो मैंने अभी बताया था अगर आप दर्पण के सामने खड़े होंगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी। तो ये आ गया आभासी प्रतिबिंब। और दूसरा, आप दर्पण के सामने खड़े हो तो आपका कभी उल्टी इमेज नहीं बनेगी, पलट के नहीं बनती, हमेशा कैसी बनती है, सीधी। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना, ये आपकी पहली विशेषता हो गई। दूसरा, समान आकार की बनेगी, मतलब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों कैसी आ जाएगी, सेम। वो अभी हमने देखा इस वाले डायग्राम में, ये h और h सेम आ गए। और ये भी देखा था यहाँ से यहाँ तक की दूरी d और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है d, ये भी कैसी आ गई, समान। इसका मतलब समान दूरी पे बनेंगे, वस्तु की दूरी बराबर होगी किसके, प्रतिबिंब की दूरी के। और चौथी हमें याद रखनी है पार्श्व परावर्तन। मतलब जब भी दर्पण के सामने कोई इमेज बनेगी, समतल दर्पण के सामने जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या शो करता है, पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन का मतलब ये बताया, दायां भाग बायां बन जाए, बायां भाग अगर दायां बन जाए। जैसे आपने ये देखा होगा एम्बुलेंस जो लिखा होता है, तो एम्बुलेंस आप जब भी देखोगे ना लिखा हुआ, ये कैसा लिखा होता है, ये लिखा होता है आपका उल्टे में। क्यों, क्योंकि जब आप उसको अपने दर्पण पे देखोगे, गाड़ी के शीशे पे देखते हो तो वो आपको सीधा दिखेगा, इसीलिए इसको उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की मुख्य विशेषताएं। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा,
फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए।